गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग। साउंड जा रहा है प्रॉपर? गुड इवनिंग। साउंड जा रहा है? गुड इवनिंग टू ऑल। साउंड जा रहा है प्रॉपर? राधे राधे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग। चलिए, आज का जो सेशन होगा वो साइंस का होगा और फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे। फिजिक्स में मेन रूप से 1 to 5 में तो पूछेगा ही, और जो लोग 9th-10th में साइंस वाले होंगे उनका भी आज के टॉपिक से निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेहनत जारी रखे हैं और कर ही रहे हैं मेहनत। कल आपको फिर एक नेक्स्ट टेस्ट दे दिया जाएगा फुल लेंथ का, तो वो कल आप लोग अपना बना लीजिएगा। सॉल्यूशन जो है आपका जुलाई में वो सारा टेस्ट का सॉल्यूशन हम कराएंगे। अभी चूंकि आपका टॉपिक चल ही रहा है सिलेबस का, मैथ वालों को फिजिक्स नहीं पूछना चाहिए। बाकी देखिए 40 नंबर में पूछ सकता है, 40 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पढ़ के रखिए, क्या पता बीपीएससी क्या करेगा कहना मुश्किल है, चूंकि ढंग से क्लियर करके सिलेबस भी नहीं जारी किया है। सब कुछ जो है बड़ा दुविधा वाली स्थिति बनी हुई है सभी सब्जेक्ट वालों के लिए, खास करके 9th-10th और 1 to 5 में तो क्लियर है कि सब विषय पढ़ना है, लेकिन बाद बाकी लोग को बड़ा दिक्कत है यहाँ पर, क्या पूछ देगा क्या नहीं पूछेगा बड़ी कहना मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए जब खत्म होगा तो हो ही जाएगा, अभी आपका चलेगा सिलेबस, ठीक है। खत्म होने में अभी टाइम है, क्योंकि मैथ अभी बहुत टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है। रीजनिंग भी बचा हुआ है। जून पूरा अच्छे से चलेगा, जुलाई में आपका बीच बीच में आपका टेस्ट सीरीज होते रहेगा, जो जो टॉपिक बचेगा वो कर लेंगे। हाँ, सारा कुछ दे देंगे, ऑफलाइन भी टेस्ट का पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। उसको भी आप लोग बना लीजिएगा, ओएमआर शीट भी दे देंगे, उसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा लीजिएगा और फिर बनाइएगा, ठीक है। ऐसे ऑनलाइन टेस्ट तो अभी दे ही रहे हैं जो भी आपका लेते हैं। चलिए, फिजिक्स में हम लोग आज पढ़ेंगे लाइट चैप्टर, ठीक है। बस आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, बाद में हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। सबसे पहले थ्योरी कर लेते हैं तेजी से। अभी भी हम एक्टिव हैं, आप टेंशन नहीं ले, अभी भी हम डीएक्टिव नहीं हुए हैं। आपको लगता होगा, ठीक है, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे। जैसे आज जैसे हम ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो वो आपका लिंक दिया हुआ रहता है टेस्ट का, ठीक है। तो टेस्ट आप लोग दीजिएगा, फिर आपको सॉल्यूशन करवाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि आपको साथ साथ ही बता देते हैं, ठीक है। तो चूंकि सिलेबस थोड़ा बड़ा है इसीलिए हमको भी तेजी से करना पड़ रहा है।
बाकी आपके टेस्ट में लिंक दिया हुआ है, फिजिक्स में आप देखिएगा लाइट का भी हमने दे दिया है, ठीक है, तो उसको आप लोग बनाइए। चलिए, ऐसा नहीं कि हमारे तरफ से आपको एनर्जी नहीं दिया जा रहा है या आपको कम पढ़ाया जा रहा है, पहले की अपेक्षा ज्यादा हम सिलेबस कवर कर रहे हैं, आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं। चलिए, आप लोग जितने भी कंटेंट में डाटा है, आपका वीडियो है, जो भी है, पीडीएफ है, वो सब देखते पढ़ते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको एग्जाम में। जुलाई मंथ ही हम पूरा प्रैक्टिस सेट के लिए ही रखे हैं, पूरा प्रैक्टिस सेट करेंगे कि हर एक तरीका का जो है आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी है वो सब प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, थ्योरी पढ़ते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य है वो है लाइट। लाइट क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी है, प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है, एनर्जी है। अभी आप लोग ऊर्जा बचा के रखिए, एनर्जी, ठीक है। अभी खत्म कर लीजिएगा तो मामला ही खत्म हो जाएगा। अभी तो आपको एकदम, तो अंतिम लड़ाई अभी बचा हुआ है आपका। तो अच्छा योद्धा वही है जो अंतिम लड़ाई डट के सामना करे। घबराइए नहीं, एकदम बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ते रहिए। होता है लगातार पढ़ते पढ़ते आदमी जो है थक जाता है, परेशानी आ जाता है, इसीलिए तो गांधी जी कहते हैं विराम संघर्ष विराम की नीति, ठीक है। चलिए, प्रकाश एक प्रकार का क्या है? एक ऊर्जा है, एनर्जी है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में संचारित होता है, जिसे विकिरण भी कहते हैं। तो एक प्रकार का लाइट भी क्या है आपका? विद्युत चुंबकीय तरंग है, और उसमें भी इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। प्रकाश लाइट बिना माध्यम के भी ट्रेवल हो जाता है, निर्वात में भी ट्रेवल हो जाता है, इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और यह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग भी देता है, ठीक है। और एक एनर्जी है, ये प्रकाश क्या है? एक एनर्जी है, ऊर्जा का फॉर्म है, ठीक है। इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें बिना माध्यम के ही प्रकाश आपका ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है, ठीक है। इसका तरंग दैर्घ्य जो आपका होता है प्रकाश का, वो 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के, ठीक है, एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम के बीच में आपका प्रकाश का क्या होता है? तरंग दैर्घ्य होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 3900 से 7800 के बीच में यह क्वेश्चन बीपीएससी एक बार पूछ चुका है, अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग होता है। तो अनुप्रस्थ तरंग है, सीधी लाइन में गमन करता है, और यह एक प्रकार का किस प्रकार का तरंग है? ये जो जो लाइन हम बोल रहे हैं उसको आप लोग अच्छे से सुनिए, वही सब क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक है। अब इंडिया का लास्ट विलेज कौन है? उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, ये भी तो दिशा बताइएगा तब तो। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा। जितना भी आपका विरल माध्यम होगा उसमें आपका प्रकाश की गति तेजी होगी। जिस प्रकार ध्वनि का उल्टा, ध्वनि क्या होता है कि आपका सघन माध्यम में तीव्र गति से होता है, जबकि आपका प्रकाश क्या होगा? विरल माध्यम में, यानी जिधर आप जाइएगा प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होगा? निर्वात में। सबसे ज्यादा निर्वात या वायु में प्रकाश की गति क्या होती है? सबसे तीव्रतम होगी। जो जो ठोस रूप में आइएगा, ठीक है, विरल से सघन की ओर बढ़िएगा, प्रकाश की गति घटते जाएगी। जैसे अगर कोई लकड़ी का गत्ता रख दे तो प्रकाश जाएगा? नहीं जाएगा। वही कांच में चला जाएगा, वायु रहेगा उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से निर्वात में सबसे ज्यादा जो है आपका स्पीड रहता है यहाँ पे प्रकाश का, ठीक है। और वो कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। यह सीधी रेखा में गमन करती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट, 8.3 मिनट कह सकते हैं, 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। अगर सीधे 8 मिनट दे दे तो उसको गलत कर दीजिएगा, ठीक है। बीपीएससी में पिछले बार एक बार पूछा था और 8 मिनट ऑप्शन दिया था तो उसको गलत साबित कर दिया गया था। तो वहां पे 8 मिनट 16 सेकेंड टाइम लगता है, या 8.3 मिनट रहे तब वह सही होगा, ठीक है।
सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी पूछ चुका है। 8 मिनट 16 सेकेंड, अगर सेकेंड में नहीं है तो आपका 8.3 मिनट में दिया हुआ है, तब आप सही मारिएगा। अगर 8 भी दे दिए तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। जबकि चंद्रमा से आने में लगभग 1.38, ठीक है, 1.3 सेकेंड का समय लगता है, या 1.38 मिनट भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। लाल रंग के प्रकाश की लंबाई सबसे अधिक होती है, तरंगदैर्घ्य भी लाल रंग का सबसे ज्यादा होता है, और बैगनी की लंबाई सबसे कम होती है। तो लंबाई मतलब तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तरंगदैर्घ्य जो होता है आपका सबसे ज्यादा लाल रंग का होता है, और सबसे कम किसका होता है, बैगनी का होता है। अपवर्तनांक सबसे ज्यादा आपका बैगनी का होता है, सबसे कम लाल का होता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद माध्यम, विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल, जैसे निर्वात में है, वैक्यूम में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। उसी प्रकार से आपका कांच में 2 × 10⁸ है, जल में 2.25 × 10⁸ है, यानी कांच से ज्यादा जल में है। तारपीन का तेल में 2.04 × 10⁸ है, नाइलॉन में 1.96 × 10⁸ है। तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल वैक्यूम में होती है, निर्वात में होती है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, हम लोग देखेंगे प्रकाश का परिकिरणन। बस परिभाषा समझिए, आप लोग को बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा। परिकिरणन क्या होता है, स्कैटरिंग जिसको बोलते हैं। इसी के कारण से आपका जो है वायुमंडल पृथ्वी पर से देखने में क्या दिखता है, आपको नीला दिखता है। लेकिन जब आप चंद्रमा पे चले जाइएगा या सैटेलाइट में बैठ जाइएगा जा करके, भविष्य में हो सकता है घूमने जाइए चंद्रमा पे या सैटेलाइट पे, तो वहां से जब देखिएगा तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो काला दिखता है। तो आपका जो ब्लू, जो नीला दिखता है, वो स्कैटरिंग के कारण दिखता है, क्योंकि जितना भी आपके जलवाष्प कण है आपके वायुमंडल में, वो क्या करते हैं कि लाइट को चारों ओर फैला देते हैं, स्कैटर्ड करते हैं, ठीक है। तो जिस कारण से सबसे ज्यादा स्कैटर लाइट होता है आपका बैगनी का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रकाश की परिकिरणन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब प्रकाश किरणें किसी माध्यम से गुजरती है तो माध्यम में उपस्थित धूल तथा अन्य पदार्थ, सूक्ष्म कणों के कारण प्रकाश सभी दिशाओं में, जैसे ये मान लीजिए कण है, तो ये सभी दिशा में फैल जाएगा। अगर यहाँ पे लाइट पड़ेगा तो ये चारों ओर दिशा में फैलता है, ठीक है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं, प्रकाश का परिकिरणन। और बैगनी रंग के प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक होता है और लाल का सबसे कम होता है, ये याद रखिएगा। तो बैगनी का सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होता है, इसीलिए बैगनी कलर आपको दूर से नहीं दिखेगा, ठीक है। और लाल दिख जाता है क्योंकि उसका सबसे कम होता है परिकिरणन, ठीक है। लाल रंग का परिकिरणन कम होता है, ठीक, और बैगनी का सबसे ज्यादा होता है। प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही आकाश का रंग आपको कैसा दिखता है, नीला दिखता है। तो कई बार पूछेगा आकाश का रंग जो नीला दिखता है किस कारण से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग याद रखिएगा या परिकिरणन याद रखिएगा, परिकिरणन या स्कैटरिंग दोनों शब्द याद रखिएगा। और एक वैज्ञानिक हैं रेले के अनुसार जो है परिकिरणन होता है समानुपाती 1/λ के पावर 4। अब कहिएगा लेमडा क्या है, तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है यहाँ पे, ठीक है। तो परिकिरणन इस पे डिपेंड करता है। परिकिरणन जो होता है, परिकिरण ये सब पूछेगा नहीं, फिर भी बस जान लीजिए लेमडा 4, और लेमडा क्या है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं ग्रहण। ग्रहण आपको पता है, ज्योग्राफी में भी हमने बताया था ग्रहण। यहाँ पे भी आपका जो घटना होता है, ग्रहणों का होना प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण पे आधारित होता है। 2 प्रकार का ग्रहण लगता है, जैसे एक सूर्य ग्रहण और एक आपका चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण जब भी लगेगा पूर्णिमा के दिन लगेगा, सूर्य ग्रहण जब भी लगेगा तो अमावस्या के दिन लगेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रहण मतलब जैसे आपको सूर्य दिखाई देना चाहिए, सूर्य दिखाई देना चाहिए, सूर्य नहीं दिखाई देगा। जैसे मान के चलिए ये सूर्य है, ठीक है, ये आपको दिखना चाहिए, और आप हैं पृथ्वी पे, यहाँ पे पृथ्वी है मान लीजिए, तो आपको दिखना चाहिए सूर्य, लेकिन सूर्य नहीं दिखेगा। किस स्थिति में नहीं दिखेगा, जब यहाँ पे आपका बीच में क्या आ जाएगा, चंद्रमा। जब चंद्रमा आ जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, जब आपका चंद्रमा बीच में पड़ जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा, चंद्रमा का छाया इस पे पड़ जाता है, ठीक है। तो ये सूर्य जो है आपको उस जगह पे दिखाई नहीं देता है, या पूरा अगर पूरा हो गया पूर्ण तो पूरा अंधेरा हो जाता है।
तो उस स्थिति में आपको सूर्य ग्रहण होता है, अमावस्या के दिन लगता है, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाए तो वह क्या हो जाता है, आपको सूर्य ग्रहण हो जाता है। सिंपल सी बात है कि सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य का दिखाई नहीं देना। सूर्य तभी नहीं दिखाई देगा क्योंकि पृथ्वी पर तो हम लोग हैं ही, तो बीच में कोई आ जाएगा तो बीच में और कौन आ सकता है, सैटेलाइट जो उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह आपका चंद्रमा है वही आएगा, तो बीच में आ गया तो आपका सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो इसी का फिर दूसरा है आपका चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण मतलब क्या, जब चंद्रमा आपको दिखाई नहीं, जैसे ये मान के चलिए चांद है, ठीक है, ये चांद है, आप पृथ्वी पर हैं, ठीक है, आप पृथ्वी पर हैं, तो देखिए चंद्रमा पृथ्वी की दूरी, तो बीच में तो सूर्य आ नहीं सकता है, तो सूर्य तो दूरी रहेगा। तो क्या होगा कि जब सनलाइट पड़ता है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पे बन जाए, ठीक है, तो उस दिन चांद दिखना चाहिए था पूर्णिमा के दिन, लेकिन चांद नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं होता, ये प्रदीप्त पिंड नहीं है, ठीक है, और प्रदीप्त पिंड है। सूर्य जैसे प्रदीप्त है, जैसे टॉर्च लाइट में रोशनी होता है तो वो प्रदीप्त हो गया, तो ये चंद्रमा जो है सूर्य के लाइट से चमकता है, तो सूर्य के सामने पृथ्वी आ गया तो पृथ्वी का छाया बन गया चंद्रमा पे, चंद्रमा चमकेगा नहीं तो आपको दिखाई देगा नहीं, तो उस दिन को हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण। और यह स्थिति तब होगा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगा, ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा तो उस स्थिति में चंद्र ग्रहण होगा, और ये जब भी होगा तो पूर्णिमा के दिन ही होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा, वही चीज यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। सूर्य ग्रहण जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए सूर्य ग्रहण होता है, यह केवल अमावस्या को ही होता है, याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण जब भी होगा अमावस्या के ही दिन होगा, और पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय 460 सेकंड हो सकता है, 460 सेकंड से ज्यादा नहीं हो सकता। और चंद्र ग्रहण जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में हमने बोला पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है, या जब भी होगा पूर्णिमा के दिन ही होगा, ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जैसे मान के चलिए कोई भी लाइट है समतल सतह पे पड़ा, फिर उसी, ठीक है, जैसे उसी माध्यम में फिर रिटर्न हो जाए, जैसे यहाँ पे कोई लाइट आया, ठीक है, फिर इधर आपका मान के चलिए ये सघन है या विरल, कोई भी माध्यम विरल से ही आया और विरल में ही फिर रिटर्न हो गया, तो इसको हम बोलते हैं आपका परावर्तन। तो इंसिडेंस रे जो होता है और यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होता है, आर मान के चलिए रिफ्लेक्शन हो गया, इंसिडेंस हुआ, तो जितना कोण यहाँ बनाएगा उतना ही कोण, यानी कोण आर इक्वल टू यहाँ पे कोण हो जाएगा कोण आई, जितना इंसिडेंस होगा कोण आई इक्वल टू कोण आर, जितना इंसिडेंस होगा उतना ही रिफ्लेक्शन का भी कोण होगा, परावर्तन में यही होता है, यानी सेम माध्यम में फिर प्रकाश लौट जाए उसको हम परावर्तन बोलते हैं। और अपवर्तन जब दूसरा माध्यम में चला जाए, जैसे मान के चलिए कोई लाइट आया, यहां से आया, जैसे मान के चलिए ये विरल माध्यम में हवा है और नीचे जल है मान के चलिए, ठीक है, तो ये जल है, तो ये जल में जब जाएगा, ठीक है, इसको जाना चाहिए था इस सीधे में, लेकिन वो क्या होगा यहाँ पे थोड़ा सा टर्न ले लेगा, ठीक है, तो विरल से सिंहन, तो ये जो कोण बनाता है इधर से, ठीक है, इधर से जो कोण बना और ये कोण, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हो जाता है, तो इस स्थिति को हम लोग अपवर्तन बोलते हैं। यानी जब माध्यम चेंज कर दे, लाइट जब माध्यम चेंज कर दे, जैसे हवा से पानी में गया या कांच में गया, उस केस में अपवर्तन का केस होगा। जैसे बाल्टी में आप देखते होंगे, ठीक है, बाल्टी में अगर कोई सिक्का डालिए तो वो आपको अंदर से उठा हुआ मालूम होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, चूंकि आप सघन से विरल की ओर जाते हैं, चूंकि वाटर विरल माध्यम है और हवा क्या है सघन, ये विरल माध्यम है और वो सघन माध्यम है जल, तो जब आप विरल से सघन जाते हैं तो वहां पे आपका कोण चेंज हो जाता है, जिस कारण से, इसीलिए मछली वाला जो मारने वाला भी होता है, या जल में आप कोई लकड़ी डालिएगा तो वो आपको टेढ़ा हुआ मालूम होता है, तो यही कारण से होता है, अपवर्तन के कारण से होता है, ठीक है। तो इसको भी अभी हम लोग समझेंगे, और यहाँ से आपको मेन रूप से एग्जाम्पल ही पूछा जाता है, अच्छे से बस सुन लीजिए, काम बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन आप लोग समझ गए होंगे, जब प्रकाश किसी चिकने धरातल पर पड़ता है, तो जैसे ये मान के चलिए चिकना धरातल है, ठीक है, चिकना धरातल इस पे पड़ा, फिर इधर ही रिटर्न हो गया, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश जिस माध्यम में आए फिर उसी माध्यम में लौट जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कहते हैं, ठीक है। परावर्तन के दो नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होगा, इंसिडेंस कोण जो भी आपका कोण आई और कोण आर आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। तीनों देख रहे हैं एक ही तल में हुआ, यहीं पे हुआ जा करके, तो तीनों एक ही तल में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चित्र भी बनाया हुआ ही है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही दिशा में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यहीं पे चित्र में परावर्तन घटनाओं से संबंधित रेखा, जैसे आपको MN दे दिया है, ये आपका समतल दर्पण है। कोई P और O आपतित किरण है और वहीं पे जो है आपका OR क्या है, परावर्तित किरण है। तो यहाँ पे कोण I और कोण R, ठीक है, दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो यही आपका परावर्तन का नियम है, कोण I इक्वल टू कोण R, यानी इंसिडेंस का जितना कोण होगा उतना ही रिफ्लेक्शन का कोण होगा। अब देखिए इसके क्या क्या होते हैं। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के ही आकार का होता है। समतल दर्पण में अगर आपका इमेज बनेगा तो सेम साइज का ही बनेगा, सेम आकार का ही बनेगा। प्रतिबिंब में आप उतने ही दूरी पर होते हैं जितना आप वस्तु से, आप दर्पण के आगे होइएगा। ठीक है, जितना दूरी पे रहिएगा उतना ही दूरी पे आपका इमेज भी बनता है। प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री से घुमाया जाए तो आपको 2 थीटा कोण से घूम जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आप उसमें तेजी से आगे बढ़िएगा, ठीक है, एक कदम, तो उसका स्पीड जो है आगे जो है आपका इमेज में प्रतिबिंब में दुगुना तेजी से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो अगर आप प्रतिबिंब की ओर आगे बढ़िएगा तो आपका दुगुना, जैसे अगर आपका स्पीड मान के चलिए 4 मीटर पर सेकेंड है तो 8 मीटर पर सेकेंड से वहां पे इमेज चेंज होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बताया, 2 थीटा कोण से घूम जाता है। यदि मनुष्य अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो कम से कम दर्पण का जो साइज होना चाहिए वो उसके लंबाई का आधा होना चाहिए। ठीक है, ऊंचाई के लंबाई की आधी होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। अगर आपको पूरा, अगर समतल दर्पण में अपना चेहरा देखना है तो आपकी ऊंचाई जो है, अच्छा ये बताइए टीपू सुल्तान जी, ये जो काम आप कर रहे हैं अभी, क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये आपका सही काम है? मैथ के क्लास में कहाँ रहते हैं आप लोग? मैथ के क्लास में कहाँ रहते हैं आप लोग? अभी फिजिक्स पढ़ाए कि मैथ पढ़ाएं, आप ही लोग बताइए। एक कोई लिख रहे अधिवेशन पढ़ाइए। कांग्रेस का अधिवेशन बोला ना कि अभी एक टॉपिक है वो बचा हुआ, मैं पढ़ाऊंगा आपको। अधिवेशन में क्या रखा हुआ है? आप लोग जो परेशान है, अधिवेशन हमने बोला था कि आपका अभी एक क्लास हिस्ट्री का पढ़ाएंगे, उसमें अधिवेशन ही पढ़ाएंगे हम। देखिए जब जो क्लास चल रहा होता है तो उस समय उसी चीज का क्वेश्चन पूछा कीजिए। अभी आप कह रहे हैं कि अधिवेशन पढ़ाइए, पढ़ाते हैं अभी अधिवेशन ही। गजब है आप लोग, मतलब ऑनलाइन से जुड़े, इसका मतलब क्या है कि आप लोग जो कहिएगा वही हम करें, हैं? एक ये होता है ना, अपना भी आपका कॉमन सेंस होना चाहिए। अभी हम फिजिक्स पढ़ा रहे थे, एक लिख रहे हैं अधिवेशन सर पढ़ाइए। गजब स्थिति है। अगर दो समानांतर समतल रखा जाए तो अगर उस स्थिति में कोई वस्तु की प्रतिबिंब की संख्या पूछा जाए तो वो अनंत बन जाता है। ठीक है, यदि दो समानांतर दर्पण के बीच में क्या होता है कि अनंत
प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। थीटा कोण पर स्थित दो दर्पण के बीच अगर कोई वस्तु रखा जाता है, थीटा कोण पर अगर कोई वस्तु रखा गया है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा 360 बटे थीटा माइनस 1 बनता है। ये सब क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपको, लेकिन जान लीजिए कि कितना प्रतिबिंब बन सकता है अगर थीटा कोण पे रखा जाए। तो 360 बटे, अगर 90 डिग्री पे रखा तो 90 से भाग देके घटा दीजिएगा, ठीक है। तो 3 चित्र बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, ठीक है। यदि वह पूर्णांक ना हो तो अगला पूर्णांक मान लिया जाता है। चलिए देखिए, यही क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया। यदि कोई वस्तु भी वेग से गतिमान है तो समतल पर इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, 2v वेग से, दुगुना गति से बनता है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन, वो था परावर्तन जब सेम माध्यम में गया, अब है आपका अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, देखिए अपवर्तन में हमने शुरुआत में ही बोला जब माध्यम चेंज हो जाए। जैसे मान के चलिए वायु है, आप कांच रख दिए, पानी रख दिए, तो उसमें क्या होगा, आपका जो इमेज है वो चेंज हो जाता है, सेम आपको नहीं दिखता है, ठीक है। तो जब आप विरल से सघन या सघन से विरल में जाते हैं तो आपका यहाँ पर क्या होता है कि इमेज भी देखिएगा कि उस कोण को बदल जाता है यहाँ पे। जैसे मान के चले, ये अगर मान के चलिए आपका विरल माध्यम है और ये मान के चलिए सघन माध्यम है। हवा क्या होता है, विरल माध्यम है, कांच क्या है, सघन माध्यम है हवा की अपेक्षा में। तो जो आपका इंसिडेंस रे आया इधर नहीं फिर गया, हवा में ही नहीं गया, वो किस में गया, कांच में गया, ठीक है। उसको जाना चाहिए था इस गति, मतलब इस रेंज में, लेकिन वो थोड़ा सा क्या हो गया, यहाँ पे कोण इसका घट गया, ठीक है। तो आपतन कोण में ये होता है अपवर्तन। तो देखिए वही चीज है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाती है तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन हो जाता है और उसी को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो ए ओ यहाँ पर क्या हो गया, आपका आपतित किरण हो गया। तो वहीं आपका जो है ओ बी क्या हो गया, अपवर्तित किरण हो गया, जो परावर्तित हुआ अपवर्तित। और यहाँ पर एम एन, ठीक है, ये आप इसको भी ले सकते हैं, ये क्या है आपका अभिलंब है, ये बीच में क्या है, अभिलंब है। आई कोण क्या है आपका आपतन कोण, और आर कोण है यहाँ पर अपवर्तन कोण, ठीक है। तो यहाँ पे हवा क्या है, विरल है, और कांच क्या है, सघन माध्यम है, ठीक है। तो ये इस तरीका से आपका बनता है। उसके बाद अपवर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही समतल में होंगे, बिल्कुल सभी एक जगह पे थे। प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण साइन आई तथा अपवर्तन कोण साइन आर, जया और जिसको जया बोलते हैं, अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियतांक होता है, जिसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। तो जो भी दो माध्यम है दोनों का जो है उसका वैल्यू होता है, हवा का अलग होगा, कांच का अलग होगा, सबका वैल्यू अलग अलग होता है, वाटर का अलग होता है। तो यही आपका स्नेल का नियम है जो कि अपवर्तन के तहत हम लोग पढ़ते हैं, पढ़े भी होंगे 10+2 वगैरह में, ठीक है। तो उतना यहाँ पे पूछता नहीं है, इसलिए हम लोग को ज्यादा नहीं जानना है। बस यहाँ पे जानिए कि क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है, क्राउन कांच का। फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक 1.65 होता है। पानी के लिए अपवर्तनांक 1.33 होता है, पानी वाला पूछ सकता है, पानी के लिए अपवर्तनांक जो होता है 1.33 होता है, ठीक है। अब आते हैं, चलिए, अपवर्तनांक हो गया निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग, मेन रूप से यही हो गया। अब इसी में टर्म आता है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण जब आपका जो अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उस कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। जब प्रकाश एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही होती है तो वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री, जो आपका आपतन आया, जैसे मान के चलिए यहाँ पे इमेज में आप देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आएगा तो ये आपका 90 डिग्री पे हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये आपका आई है और यहाँ आपतन कोण के लिए ये आपतित ये जो कोण जब 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो उस स्थिति को हम बोलते हैं आपका क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, ठीक है।
वही यहाँ साइन 90 दे दिया है, ठीक है, μ2 का वैल्यू साइन 90। तो यानी वही कह रहा है कि जब आपतन अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है तो उसी को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। ये सब वायु या निर्वात के लिए जो साइन सी क्रांतिक कोण 1/μ होता है। किसी माध्यम में अधिकतम संभावित अपवर्तन कोण क्रांतिक कोण है। क्रांतिक कोण दो माध्यमों पर निर्भर करता है। चलिए बस हो गया। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपको बार बार पूछेगा, ये क्रिटिकल एंगल आपको दिया हुआ है, क्रांतिक कोण अपवर्तनांक कितना होता है, पानी का क्रांतिक कोण कितना होता है, ठीक है, वो आपको दिया हुआ है। तो ये देख लीजिएगा, ये सब पूछेगा नहीं आपको, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। अब आते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन खास करके आप देखते हो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होता है, ऑप्टिकल फाइबर जो अभी आपका भारत नेट कार्यक्रम के तहत जो है गांव-गांव में जो इंटरनेट लगाया जा रहा है, तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर ही रहता है। चाहे जियो नेट वगैरह आप घर में लगा रखे होंगे तो उसमें जो तार रहता है वो ऑप्टिकल फाइबर ही रहता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो काम करता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही काम करता है। याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये कोई तार है ऑप्टिकल फाइबर, तो इसमें जो लाइट आता है वो इस तरीका से पतला सा एकदम बाल से भी पतला इसमें रहता है नली, उसमें लाइट जो जाता है इस तरीका से उसके सतह से ट्रांसफर होकर फिर इसी माध्यम में आ जाता है और बहुत ही तीव्र गति से ये पास करता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं लाइट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किसी प्रकाश किरण आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, ठीक है, तो अपवर्तन नहीं होता है। यानी अपवर्तन यहाँ पे माध्यम चेंज नहीं होगा, आपतित किरण सघन माध्यम से ही परावर्तित होकर के, जैसे ये पाइप का जो साइड वाला कॉर्नर है उसी से परावर्तित होकर के फिर क्या होता है कि आगे बढ़ जाती है। तो इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। पूर्ण परावर्तन की आवश्यक शर्तें क्या होना चाहिए, तो प्रकाश का जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ठीक है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, तब जाकर के ये आगे आपका परावर्तन होते रहेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। खास करके देखिएगा, ठीक है, क्या क्या कारण, जैसे हीरा का चमकना पूछेगा किस कारण से होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही कोई हीरा आपका चमकता है। रेगिस्तान में मरीचिका जो बनता है, ठीक है, जैसे आप लोग जब रेगिस्तान में जाइएगा, छोड़िए रेगिस्तान, अभी आप जाइए गर्मी महीना में, जब आप एनएच पे जाइएगा गर्मी में, तो क्या देखिएगा कि आपको लगेगा कि आगे में पानी है, वाटर है, वास्तव में वहां वाटर रहता नहीं है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ दो माध्यम बन जाता है। ऐसे ठंडे मौसम में गए तब तो आपका जो है हवा, यहाँ पे क्या होता है, जो सड़क के किनारे जो नीचे में जो हवा संपर्क में आएगा सड़क में, क्योंकि सड़क गर्म हो जाता है सड़क यहाँ पे, तो जो आपका जो गर्म हवा जो होगा वो ऊपर उठ जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हल्का गैस क्या होता है, ऊपर उठ जाता है, गर्म होके हल्का होगा वो ऊपर उठ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, ठंडा वाला रहेगा, विरल। तो इस तरीका से दो माध्यम बन जाता है, एक विरल और एक सघन, ठीक है, एक विरल और सघन बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब विरल से सघन में आता है, ठीक है, सघन से विरल और विरल से सघन, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, टोटल पहले तो वो सघन से, ये विरल से आता है सघन की ओर, फिर सघन से विरल में जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि आपको लगेगा कि वहां पर जो है पानी की तरह आपको छाया भी बनता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां माध्यम चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपका एक हल्का गैस हो गया, एक जो है सघन गैस हो गया, ठीक है। तो हल्का में विरल हो गया और सघन हो गया, ठीक है, तो दो माध्यम बन गया, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन होने लगता है वहां पे, ठीक है। तो रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ये भी आपका जो है मरीचिका रेगिस्तान में हो चाहे सड़क पे हो, ठीक है, तो ये सब जो है आपका पूर्ण परावर्तन के कारण ही होता है। कालिख से पुता हुआ गोला का जल में चमकना, ठीक है, जल में दीजिएगा तो चमकेगा, जल में परिपरख नली चमकेगा, ठीक है। तो ये सब जो है आपका किस पे डिपेंड करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चाहे ऑप्टिकल फाइबर भी पूछ दे, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर
ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, सबसे फास्टेस्ट माध्यम होता है डाटा ट्रांसफर का ऑप्टिकल फाइबर। तो ये भी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही काम करता है। अब आते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, देखिए बना करके अगर आप लोग से बन जाए। समुद्र नीला प्रतीत होता है तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही होगा, क्योंकि आपका आकाश जो नीला दिखता है उसी का छाया बना, ठीक है, तो वो भी प्रकाश के कारण आपका नीला दिखने लगता है, या आपका आकाश का रंग। तो ये सारा जो डिपेंड करता है किस कारण पे डिपेंड करता है, प्रकाश के परिकिरणन पे ही डिपेंड करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अब आइए प्रकाश का निर्वात में वेग क्या होता है। तो प्रकाश का निर्वात में वेग अभी हमने तुरंत बताया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहां तक कि नहीं कोई दिक्कत भी है? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका कैसा बनेगा? आभासी और क्या बनेगा? सीधा बनेगा। आभासी और सीधा बनता है। प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी का, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो दूरी का। बाकी अभी लास्ट में हम लोग सेट मारेंगे। चलिए अब हम लोग समझेंगे दर्पण। दर्पण क्या होता है आप लोग तो जानते ही होंगे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण आप लोग सुनते ही आ रहे होंगे, ठीक है। तो अवतल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण कॉनकेव जो है मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गोलीय दर्पण, ठीक है। तो यहाँ पे गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह उसी खोखले गोले का एक भाग होता है। यह प्राय कांच के टुकड़े को सिल्वर्ड करके बनाया जाता है जो खोखले गोले का भाग होता है। अब सिंपल सी बात है कि जैसे ये आपका गोला है, इसको काट दीजिए, तो काटिएगा तो ऐसे हो जाएगा। तो अगर ये बाहर वाला कलर कर दिया गया, ठीक है, तो ये अंदर में आपका रिफ्लेक्शन हुआ, तो उस स्थिति में ये आपका अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। और फिर जब इस स्थिति में रहे, ये सतह को आप कलर कर दीजिए सिल्वर, और ये निकला हुआ पार्ट हो बीच में और दोनों कॉर्नर पे धंसा हुआ रहे, तो ये आपका क्या हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, यानी जब आपका पेट निकल जाए, ठीक है, तो वो किसके लिए काम करेगा? तो उत्तल दर्पण का काम करता है। जब पेट अंदर चला जाए तो वह आपका अवतल दर्पण। इस तरीका से आप सोचिए, जैसे ये निकल गया, ठीक है, तो ये वाला जब कलर हो जाएगा सिल्वर, तो यहां से लाइट जाएगा, तो ये जब बीच वाला पार्ट अंदर धंसा हुआ रहे तो वह आपका क्या हो जाता है? अवतल दर्पण। और बीच वाला पार्ट जब निकला रहे तो वो हो जाता है आपका, क्या हो जाता है? तो उत्तल दर्पण। तो चित्र में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, अवतल दर्पण है ये। क्या है? अवतल दर्पण। और आप लोग लेंस भी पढ़े होंगे, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अति बिंदुकता, ये सब आपका क्या होता है? नेत्र दोष होता है। वो सब में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण यहाँ पे हम लोग तेजी से कवर करेंगे, ठीक है। तो जो जैसे ये सर्किल है, तो ये आपका जो है यहां से यहां तक, तो ये आपका क्या हो गया? सेंटर हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। ये आपका फोकस हो गया। ये आपका ध्रुव होता है जो आपके दर्पण में ही बना होता है बीच का जो, ठीक है। तो ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। यहां से यहां तक की दूरी वक्रता त्रिज्या हो जाती है। ये यहां से यहां की दूरी फोकस दूरी हो गया, ये फोकस हो गया। तो इस तरीका से ये यहाँ पे समझाया गया, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस दूरी हो गया, ये क्या हो गया? आपका वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। यदि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक सतह की ओर हो, परावर्तक सतह की ओर हो, ठीक है, ये आपका परावर्तक सतह है तो इसी ओर है। ये पीछे में क्या है? सिल्वर से कलर किया हुआ है, तो ये परावर्तक सतह इधर ही है। तो जिधर आपका वक्रता केंद्र हो उधर ही आपका परावर्तक सतह हो, तो उसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। या आप इतना सिंपल से जानिए, बीच में जब धंसा हो, दोनों तरफ उठा हो तो वो अवतल, और बीच में जब उठा हो, निकला हो और दोनों तरफ धंसा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल सा समझ लीजिए, ठीक है, उत्तल। उपयोग, अब देखिए उपयोग में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सोलर कुकर में होता है उसमें आपका क्या होता है कि आपका प्रयोग होता है आपका अवतल दर्पण का, ठीक है।
परावर्तक दूरबीन में अब कहिएगा कि हजामती जो करते हैं, जो दाढ़ी उड़ी बनाते हैं, तो उसमें कौन सा दर्पण होता है? तो उसमें भी आपका कौन सा दर्पण होता है? तो उसमें भी आपका अवतल दर्पण ही होता है, क्योंकि इसका जो इमेज होता है, कोई भी छोटा वस्तु का इमेज कहाँ बन जाता है? बड़ा वस्तु बन जाता है। ठीक है, तो जैसे दाढ़ी जब बनाते हैं तो जो छोटा दाढ़ी का कण है तो वो अवतल दर्पण में क्या होगा? वो भी बड़ा बड़ा दिखेगा, जिस कारण से नाई को पता चल जाता है कि कहाँ छूट गया, कहाँ रह गया। तो इसीलिए जो हजामती वाले जो दर्पण होता है वो आपका क्या होता है कि वह आपका किस प्रकार का दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण होता है। ये याद रखिए, चूंकि यह छोटे चीज को बड़ा दिखाता है। ठीक है, आवासी सर्च लाइट में भी प्रकाश का बहुत दूर तक फैलता है। कान, नाक, गला जो देखने वाला डॉक्टर होता है तो वो भी आपका कौन सा दर्पण का प्रयोग करेगा? तो अवतल, चूंकि छोटा चीज को उसको बड़ा देखना होगा, कान के अंदर छोटा छोटा जो है वो उसमें बड़ा दिखेगा, इसीलिए उसमें वो अवतल दर्पण का, हाँ, डॉक्टर भी इसी दर्पण का यूज करते हैं, जो कि छोटा चीज भी, कान के अंदर कोई चीज है, गंदगी है या कुछ है, तो उसको अगर देखेंगे तो उसमें पूरा बड़ा अच्छे से दिखेगा, इसीलिए वहां पे जो दर्पण का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, मोटर कार के हेडलाइट में भी, जैसे हेडलाइट देखिए, जैसे कोई भी गाड़ी है, जैसे ये मान लीजिए कार है, तो कार में जो बल्ब रहता है तो उसका हेडलाइट भी देखिएगा वो आपका कटोरी टाइप का बना हुआ रहता है, कटोरी टाइप का देखते हैं ना, बना रहता है, तो उसको भी, उसमें भी आपका कौन सा दर्पण रहता है? तो वो भी आपका कौन सा दर्पण हुआ? तो अवतल दर्पण ही हुआ। ठीक है, अब आते हैं उत्तल दर्पण, बीच में आपका उभरा रहे, और आप यहां पर देखिए जो इसका जो वक्रता केंद्र बन रहा है वह इसके विपरीत दिशा में बन रहा है, जिधर से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा उसके विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, यदि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक सतह के विपरीत की ओर हो, परावर्तक सतह इधर है, उसके विपरीत की ओर हो, तो उसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। मोटर साइकिल या मोटर कार का जो साइड मिरर होता है, ठीक है, तो साइड मिरर में क्या होता है कि बड़े बड़े ट्रक आएंगे तो वो क्या होगा? बड़ा चीज भी उसमें छोटा दिखेगा, बड़ा चीज भी क्या दिखेगा? छोटा दिखेगा। इसीलिए हम वहां पे किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण। छोटा को बड़ा करने के लिए अवतल, और बड़ा को छोटा करने के लिए उत्तल, ये याद रखिएगा। सोडियम परावर्तक जो लैंप होता है स्ट्रीट लाइट में, तो उसमें भी आपका कौन सा रहता है? तो वहां पे भी आपका उत्तल दर्पण ही रहता है, ये याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे ये आपका कौन सा हो गया? अवतल हो गया। ये कौन सा हो गया? उत्तल हो गया। तो ये आपको जब भी यहाँ पे आपका फोकस, तो यहाँ पे दो सब माइनस में ही रहता है, देख रहे हैं? तो जैसे ये लेंस बनता है तो इसमें देखिएगा सब जो है आपका बायां साइड ही मिलेगा। ठीक है, और इसमें जो है केवल आपका इमेज रहेगा आपका बायां साइड माइनस, बाद बाकी सब पॉजिटिव बनता है, चूंकि दाएं साइड बनता है। ठीक है, तो इस साइड बने तो पॉजिटिव हो गया, इस साइड बने तो निगेटिव हो जाता है। फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यही होता है ना। तो इसका प्रयोग होता है। बाकी ये सब आप लोग जानते ही होंगे, 9th-10th में पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो उतना अब हम आपको पढ़ाने वाले नहीं है। अभी हमने ध्रुव बता ही दिया, वक्रता केंद्र बता ही दिया, मुख्य अक्ष भी बता ही दिया। जो आपका ये हुआ, ये फोकस, ये आपका हो गया फोकस। ठीक है, ये ध्रुव हो गया P, ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, ये वक्रता दूरी हो गया, इसके बीच की दूरी, ये फोकस दूरी हो गया, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी। तो वही सब चीज यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो है अवतल दर्पण में जैसे सारा कुछ माइनस में, इसीलिए क्योंकि अवतल में देखिए सारा कुछ आपका जो है, सारा कुछ किधर बन रहा है? तो जैसे मान के चलिए ये चतुर्थांश बनाए तो सारा कुछ आपका क्या बन रहा है? बाएं। तो इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है, तो आपको पता है सारा बाएं बना, तो इसीलिए ये सारे कुछ माइनस वाला ही हो गया, चाहे वस्तु हो, चाहे इमेज हो, चाहे जो भी है इसमें। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे सिंबल जो है लिखना यहाँ पे सिखाया गया है कि कैसे हम लिखेंगे। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस में ही होगा, वस्तु की दूरी भी माइनस में होगा, प्रतिबिंब भी माइनस में ही होगा, प्रतिबिंब की दूरी जो भी होता है, वक्रता, त्रिज्या, आर भी सब माइनस में ही होगा, चूंकि वह इसके राइट साइड, आपको पता होगा ना चतुर्थांश कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह में, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है आपका। ठीक है, नीचे में, तो इस साइड में इस तरीका से। तो यहां पर देखिए, तो ये आपका प्लस होता है, तो यही चीज है यहाँ पे। तो ये जब बनता है आपका, जब उत्तल में, तो उत्तल में आपका जो है सारा कुछ रहेगा आपका किस में? केवल इमेज रहेगा, वस्तु रहेगा आपको केवल पॉजिटिव में, सॉरी निगेटिव में, बाद बाकी सारा चीज पॉजिटिव में ही बनता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हो,
देखिए है ना, वस्तु केवल निगेटिव में, बाद बाकी पॉजिटिव में है, क्योंकि सारा इमेज जो है आपका इसमें जो होता है इधर साइड ही बनता है, केवल आपका जो वस्तु का इमेज होगा वो आपका इधर रहता है, बाद बाकी सारा जो है इधर बनता है, जबकि इसमें क्या होता है कि सारा कुछ इधर ही बन जाता है। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में, यहाँ पे प्लस माइनस का सिंबल लिया जाता है उसी आधार पर। ठीक है, और फॉर्मूला आपको पता ही होगा क्या होता है, फॉर्मूला भी कहीं लिखा होगा। तो ये सारा इमेज आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, 9th-10th में भी पढ़ा हुआ है आपको कहाँ कौन सा इमेज बनेगा। चूंकि ये सब पूछता नहीं है इसीलिए हम आपको यहाँ पे बस आप लोग को इमेज दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, एक चीज ये याद रखिएगा, जो आवर्धन होता है, आवर्धन क्षमता होता है, वो आपका V/U होता है। ठीक है, F बराबर R/2 भी होता है, ये याद रखिएगा। जो त्रिज्या की दूरी होती है वो 2F के बराबर होता है, जो फोकस होता है फोकस दूरी के दुगुना होता है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता जो है आपका दूरी, जैसे ये हो गया तो ये आपका क्या है यहाँ पे वक्रता, तो ये जो होगा ये इसके क्या होगा, ये दुगुना होगा, ये R होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 2R होगा। ठीक है, तो यदि यहाँ पे देखिए M क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई जैसे मान के चलिए अगर h1 है और वस्तु की ऊंचाई h2 है, तो m बराबर h1/h2। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, यदि वस्तु की ऊंचाई h1 तथा दर्पण की दूरी u तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 और दूरी भी हो प्रतिबिंब का, तो फोकस दूरी f हो, तो यहाँ पर m = h1/h2 हो जाता है। यानी आपका जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई h1 प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई वही क्या हो जाता है आपका आवर्धन हो जाता है। ठीक है, और इसको ये भी लिख सकते हैं h1/h2, ये क्या हो गया आपका, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई बटे जो इमेज बनेगा प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो ये भी याद रखिएगा, आवर्धन यही होता है। और यहाँ पे जो है माइनस भी इसीलिए लगाया गया है, तो वो डिपेंड करेगा कि किधर बन रहा है, वो माइनस में है कि प्लस में है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई भी दर्पण है, ठीक, तो यहाँ पे क्या चीज है, ये दिखना पड़ेगा कि किस दर्पण में, जैसे अवतल दर्पण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ इमेज यहाँ बना और वस्तु यहाँ पे है, तो यहाँ पर जो है ये आपका जो वस्तु से दूरी हो गया ये -u हो गया, और ये जो बन गया इमेज का दूरी ये प्लस भी हो गया, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा अच्छे से, ये सब बनाया गया है इमेज, अच्छे से आप लोग देखिएगा, 9th-10th में भी पढ़े होंगे। कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। मोटर गाड़ी के सामने लगा रहता है, तो आप बताइए मोटर गाड़ी के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? क्या लगता है आपको, इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा क्या? हम खुद एस्केप कर दे रहे, जहां से नहीं आएगा हम खुद उसको भगा दिए। आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है, आप जिस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, ठीक है, तो 2-2 बार प्री मेंस इंटरव्यू सब निकाल के बैठे हुए, ठीक है, एक बार कौन पूछता है? 2-2 बार अंदर में आके ऑफिस में बैठ के और जो है इंटरव्यू मेंबर से मिल के आए हुए। इसलिए हमको पता है क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हम खुद स्किप कर दे रहे, जो नहीं पूछता है वो स्किप, ये पूछता है, ये पूछेगा। 2 क्वेश्चन आपका देखिएगा साइंस में यहाँ से रहेगा, कर रहे आप परीक्षा जब देख आइएगा तब बातचीत कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, लाइट चैप्टर 2 क्वेश्चन। मोटर गाड़ी के सामने लगा रहता है, तो मोटर गाड़ी, कोई भी मोटर गाड़ी के सामने लगा रहेगा, जो क्या करेगा, बड़ा चीज को पीछे से आएगा, छोटा दिखेगा। तो ऐसा कब होता है, जब उत्तल दर्पण रहता है तब होता है। बड़ा चीज को छोटा किस में दिखा जाता है, उत्तल दर्पण में ही। इसलिए आंसर सी क्यों मार रहे हैं आप लोग? एक का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा, बी। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होता है बताइए, हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा। उत्तल दर्पण में तो हम उल्टा तो नहीं होगा, क्या होगा, हमेशा सीधा बनेगा, आभासी और हमेशा सीधा बनता है। ठीक है,
इसीलिए उल्टा बनेगा तो कोई लगाएगा? अच्छा ये बताइए, अगर उल्टा बनेगा इमेज तो कोई लगाएगा अपने गाड़ी के सामने बगल में? एक्सीडेंट हो जाएगा। किस दर्पण से बना प्रतिबिंब आवर्धन सदैव एक होता है? ठीक है, सदैव एक होगा आवर्धन, वो होगा आपका, बताइए उत्तल में होगा, अवतल में होगा कि समतल में होगा? जिसका आवर्धन हमेशा एक होता है, आवर्धन क्षमता हमेशा एक समतल दर्पण में होगा। किसमें होगा? तो समतल में होगा। सर्च लाइट का परावर्तक अभी तुरंत बताए थे, उसमें कौन रहता है? इस तरह का लाइट रहता है यहाँ बीच में, तो ये कौन सा हुआ? बीच में धंसा हुआ, दोनों उभरा हुआ, तो कौन सा होगा? कौन सा होगा बताइए? 4 का क्या हो गया? अवतल। यही ना होता है सर्च लाइट में। अभी तुरंत हमने बताया एक क्वेश्चन, अभी देखिए इसका क्या होगा बताइए, निम्न में से कौन सही है? अभी तुरंत हमने बोला एफ जो होता है वो r/2 होता है, तो r इक्वल टू 2f कहाँ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है बताइए? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। अभी बताया ना, जो वक्रता जो दूरी होता है वो रेडियस r का क्या होता है? दुगुना होता है। सारा क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। किसी अवतल दर्पण, अब देखिए ये तो अभी आपको ये आपका प्रैक्टिकली जब आप इमेज बनाइएगा तब किसी अवतल दर्पण, तो सबसे पहले अवतल दर्पण बनाइएगा। काल्पनिक आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। क्या बोल रहा है कि आवर्धित प्रतिबिंब सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु कहां पे रखी जाती है? कहां पे रखी जाएगी? तो दर्पण तथा फोकस के बीच, जैसे ये हो गया दर्पण, ये फोकस, इसके बीच में, यहाँ पे फोकस तथा वक्रता के बीच में, जैसे ये सी हो गया इसके बीच में। तो ये तो अभी आपको वक्रता केंद्र पर या वक्रता केंद्र यहीं पे रखा जाए, ठीक है। तो ये तो आपको पूरा इमेज देखना पड़ेगा, जो कि हमने स्किप किया है। अगर इस तरह के क्वेश्चन बनाने होंगे तो आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें जो आंसर होगा दर्पण और फोकस के बीच में जब होगा, यहाँ पे होगा, तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? सीधा बनेगा और आवर्धित बनेगा, ठीक है। जब यहाँ से जब जाएगा तो ये आपका जो है, ये आपका पीछे साइड बनेगा, ठीक है। तो ये सीधा भी बनेगा और आपका क्या बनेगा? आवर्धित भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा, ठीक है। ये सब यहाँ पे देखिएगा, जब आपका फोकस और दर्पण के बीच में है। देखिए दिखाते हैं आपको, ये स्किप किए थे, फोकस और दर्पण के बीच में, फोकस और दर्पण के बीच में, इधर नहीं है, इधर नहीं है, ऊपर ही गया। देखिए यहाँ पे बना ना, अभी यही चीज के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। जो चित्र बनेगा वो पीछे में बनेगा, आवर्धित भी बनेगा, सीधा भी बनेगा। कहाँ पे? फोकस और दर्पण के बीच में है। तो अब ये पूरा इमेज आपके दिमाग में रहेगा, तभी इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। लेकिन धन्य भाग मनाइए, आज तक बीपीएससी पूछा नहीं है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, साइंस वाले को हो सकता है, डीपली जाएगा तो पूछ सकता है, ठीक है। साइंस वाले को पूछ सकता है, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब 9th-10th के सिलेबस में है, तो आप लोग को जरूर पूछेगा। फिर वही क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है बताइए? मोटर गाड़ी के उत्तल दर्पण, हजामती दर्पण, अवतल दर्पण, तो वही सब क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, अभी वही फॉर्मूला पे बन जाएगा। एक, अरे यार, यहाँ देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी कितना दे दिया है? 12 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? आर इक्वल टू 2f, यही होता है ना। तो दोगुना हो जाता है, तो 12 दूनी 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। थोड़ा सा फॉर्मूला अगर देख लिए तो बन जाएगा, नहीं तो बैठे रहिएगा। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे दिया है, तो फोकस दूरी, तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो इसका 20 हो जाएगा। तो ये सब फॉर्मूला आधारित होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। दर्पण का सूत्र बताइए इसमें से, 1/v
+1/u इक्वल टू 1/f, या कौन सा होगा सही बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, दर्पण के केस में अभी तुरंत हमने बताया था फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1, सॉरी ये नहीं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f, यही होता है। ये सब आप लोग पढ़ते आए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज को अपसारित कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तल। ठीक है, तो कौन सा दर्पण समानांतर किरण पुंज को अपसारित कर देता है, अपसारित करेगा आपका उत्तल ही। ठीक है, उत्तल ही क्या करता है, अपसारित कर देता है। ठीक है, आप लोग ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा अच्छे से। बाकी अभी आपका जो है टेस्ट में लिंक दिया हुआ है, वो बस कर लीजिएगा, वही सफिशियंट हो जाएगा। अब देखिए ये है आपका उत्तल लेंस। अब क्या हम लोग पढ़ेंगे, वो था दर्पण, अब आते हैं लेंस पर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लेंस पर। थोड़ा बड़ा सा चैप्टर है, 10 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। इसे मेन चीज पढ़ाएंगे तब, नहीं तो ये सब चलता चलेगा तो 9th 10th में पढ़िएगा तो चलेगा कम से कम 1 महीना। अवतल लेंस को अपसारी भी कहा जाता है, वही उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, लेंस क्या होता है कि एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय अथवा एक गोलीय एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। ठीक है, तो इसमें भी वही कहानी, जब बीच का पार्ट धंसा हो, जब बीच का पार्ट धंसा हो, ठीक है, और दोनों पार्ट उभरा हो तो वो अवतल लेंस, और जब बीच में फूला हो, दोनों तरफ धंसा हो, तो वो आपका अवतल उत्तल लेंस। उत्तल अवतल लेंस ये जान गए। अवतल को ही अपसारी बोलते हैं, उत्तल को ही अभिसारी लेंस कहा जाता है। लेंस का सूत्र याद रखिएगा, बस यहाँ वहां प्लस था, यहाँ माइनस हो जाता, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये हो जाता है। अब किधर वस्तु रखेंगे, किधर इमेज बनेगा, ये आपको 1 बाय 1 करके लेंस यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है निष्कर्ष भी। जब आपका अनंत में कोई वस्तु है तो उसका इमेज जो है उल्टा बनेगा, और कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे वस्तु से छोटा बनेगा। जब आपका वस्तु अनंत और 2f के बीच में है तो वह f और 2f के बीच में बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो वो सब आपको दिया हुआ, अच्छे से देखिएगा, ये सब पूछता नहीं है, इसीलिए हम इस पे एनर्जी वेस्ट नहीं करने वाले हैं। ये आपका अवतल लेंस में कैसे बनेगा, अगर कोई सामने में वस्तु है रखा हुआ तो उसका इमेज जो है आपका भी आपका सीधा ही बनेगा और आपके सामने में ही बनेगा। ठीक है, यानी दर्पण और जो है फोकस के बीच में ही इमेज बन जाता है, लेकिन छोटा बन जाता है अवतल लेंस में। ठीक है, तो अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, निकट दृष्टि दोष में करते हैं, जबकि उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष में करते हैं। ठीक है, तो लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है, वही पूछ रहा है, लेंस की क्षमता। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंस की क्षमता बताइए, लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है, डायोप्टर में। किस में मापा जाता है, डायोप्टर में। उत्तल लेंस में जब वस्तु, ये सब आप क्वेश्चन देख के उधर थ्योरी पढ़िएगा तब बनेगा। उत्तल किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, बिल्कुल सही है, किनारों के अपेक्षा क्या होता है, बीच में मोटा होता है। चलिए ये सब आपका फॉर्मूला देख लीजिएगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये सही हो जाएगा। अब देखिए लेंस की क्षमता क्या होता है, P इक्वल टू 1/f होता है, ये याद रखिएगा, P इक्वल टू 1/f होता है। यानी कोई पावर होता है लेंस का क्षमता, वो 1/f के बराबर होता है, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ देगा, फोकस दूरी दे देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो दूरी पूछ रहा है, लेकिन क्षमता भी पूछता है। ठीक है,
तो 1/f होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या दे दिया आपको, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना दे दिया है, तो कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, ठीक है, अवतल लेंस है, ठीक। तो उसकी फोकस दूरी कितना दे दिया है 20, तो फोकस दूरी f इधर ही होता है यानी माइनस में होता है, तो ये -20 हो गया, ठीक है। तो इसकी क्षमता क्या हो जाती है, P = 1/f हो जाता है। तो 1 यानी 1 मीटर में रहता है, 1 क्या हो गया, मीटर में रहेगा। फोकस दूरी जो है सेंटीमीटर में है, तो मीटर को आप क्या कीजिएगा, सेंटीमीटर में बदलिएगा, तो 100 सेंटीमीटर/20, लेकिन ये माइनस में होगा, ये माइनस में होगा क्योंकि यह इधर ही बनता है आपका अवतल लेंस में फोकस दूरी, इसलिए माइनस में होता है। 20 25 100, तो P = क्या हो गया, -5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। ये माइनस इसीलिए लिए चूंकि यहाँ पे क्या हो गया, फोकस दूरी बोल रहा है, 20 दिए हुए, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए P = 1/f होता है। और अवतल के केस में आप देखिएगा कि जो आपका जो बिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब है, वो आपको उसी साइड बनता है, देख रहे हैं। तो इसी साइड बना तो इस साइड बनेगा, तो जब भी बनेगा यहाँ पे जो बनेगा फोकस दूरी वो माइनस में ही होगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका, माइनस में ही होगा, क्योंकि इस साइड बनता तो प्लस होता, इस साइड बना तो माइनस हो गया, इसलिए 1/f होता है। तो f यहाँ दिया था तो हमने -20 लिखा, +20 नहीं दिया, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, -5 डायोप्टर। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछे, मीटरों में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहते हैं, तो लेंस की क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता कहेंगे। लेंस की क्षमता पावर इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/f हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ क्या है, एक लेंस की क्षमता -5.0 है, ठीक है। तो लेंस की क्षमता P दे दिया, P दे दिया -5.0, तो पूछ रहा है उसकी फोकस दूरी क्या होता है, P = 1/f होता है। तो f यहाँ पे जो है आपका, f यहाँ पे आपका 1 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर P = हो गया आपका, F = क्या हो गया, 1/p। तो 1 के जगह आप दे सकते हैं 100 सेंटीमीटर/p, आपको दे दिया -5.0, तो काटिएगा 5 से 20 बार में कटेगा, ठीक है। तो -20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। P = क्या हो जाता है, 1/f। कभी कभी छोटा मोटा क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे। चलिए ये सब आप लोग बना लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कैमरा और मानव नेत्र, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन क्रिएट होता है एग्जाम में। देखिए यहाँ पे मेन देखिए, जैसे कैमरा में आपका देखते हैं रील बनता है, उसी प्रकार से आंख में रेटिना पे, तो जो रेटिना पे इमेज बनता है वो उल्टा बनता है, ठीक है। कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है, ये याद रखिएगा। फोटोग्राफी कैमरा यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा फोटोग्राफिक फिल्म या प्लेट पर किसी वस्तु का बिंब अस्थायी प्रतिबिंब बनाया जाता है। अब तो फिल्म वाला जमाना गया, अब तो सारा डिजिटल हो गया है, डिजिटल कैमरा आ गया, आप मोबाइल से खींचते हैं तो उसमें आपका ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन पहले जो कैमरा था, ठीक है, उसमें इसी प्रकार से इमेज बनाए जाते थे, बनते थे। अब कहिएगा इसमें कौन सा लेंस लगा रहता है कैमरा में, कई बार पूछेगा, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस रहेगा कैमरा में, तो उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। कैमरा में किस प्रकार का लेंस रहता है, तो उत्तल लेंस लगा होता है। एक शटर होता है, ठीक है, जो आपके लाइट को नियंत्रित करता है कितना देर में गिरेगा। अगर आराम से गिरेगा तो फोटो काला हो जाएगा, ज्यादा लाइट जाएगा, तेजी से गिरेगा तो वो डिपेंड करता है धूप में खींचा जा रहा है, अंधेरा में खींचा जा रहा है। अंधेरा में खींचा जाएगा तो आराम से गिरेगा, ठीक है, उसका शटर। और जब प्रकाश में खींचा जाएगा तुरंत गिर जाएगा, क्योंकि उसको कम लाइट चाहिए होता है अंदर रील पे, ठीक है। तो वो सब ये पहले ये सब क्वेश्चन पूछा जाता था, अब नहीं पूछेगा ये सब, ठीक है। चलिए अब मानव नेत्र से, चूंकि ये मानव नेत्र बायोलॉजी का भी पोर्शन हो जाता है, इसीलिए इसको अच्छे से देखिए। नेत्र, आंख मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यह एक कैमरा की ही तरह कार्य करती है। जिस प्रकार से कैमरा बनाया गया वो आंख को ही देख के बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मांसपेशी है आपका जो है कार्निया। जब भी आंख का ट्रांसप्लांट होता है केवल कार्निया का होता है, जो अगला जो काला वाला होता है उसी का ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है। उसके नीचे में यहाँ पे कॉर्नर पे आइरिस बना होता है जो कि प्रकाश को नियंत्रित करता है। रेटिना जहाँ पे इमेज बनता है, ठीक है, और उसमें लिक्विड द्रव रहता है। तो ये सब अपना देख लीजिएगा। अब देखिए मानव नेत्र प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। जो भी आपके आंख के रेटिना पे जो बनता है इमेज वो उल्टा बनता है, याद रखिएगा। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा लेकिन उल्टा बनता है, ठीक है।
उसके बाद मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी, दर्शन की स्पष्ट दूरी कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर से नीचे एकदम किताब यहाँ रख के पढ़िए, दिखाई ही नहीं देगा कोई अक्षर, क्योंकि कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी चाहिए होता है। और जो आपका कलर विजन होता है, कई लोग को जो है नीला, लाल, हरा में कोई अंतर ही दिखाई नहीं देगा, उनको वर्णांधता बोलते हैं, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस कई लोग को हो जाता है। तो उसमें जो शंकु जो होता है, उसके यहाँ पे जो शंकु होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो सही से काम नहीं करता है। देखिए यहाँ लिखा रंग दृष्टि कलर विजन। नेत्र में दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं, शंकु और क्षर। शंकु रंग को पहचानता है और क्षर प्रकाश की तीव्रता को पहचानता है। शंकु कोशिका तीन, नीला, हरा और लाल, इस रंग के अंतर को वो पकड़ लेता है, सर्वाधिक संवेदनशील होता है। इसमें शंकु दोष युक्त हुआ तो उसमें क्या होगा कि वर्णांधता हो जाएगा, आपको लाल हरा दिखेगा, अंतर ही नहीं दिखेगा, ना नीला में दिखेगा अंतर, ना लाल में, ना हरा में। इसीलिए जब आप जाइएगा, ठीक है, मेडिकल टेस्ट में जहां पे आंख की आवश्यकता होती है, खास करके आर्मी फोर्स या फिर रेलवे में ड्राइवर में, तो वहां पे आपका आंख का कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, विजन टेस्ट होता है, इसलिए कि उसको दूर से भी सिग्नल दिखेगा तब तो रोकेगा गाड़ी, ठीक है, नहीं तो फिर वो बालासोर वाला घटना हो जाएगा, ठीक है। दृष्टि निर्बंध, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकंड के लिए बना रहता है आपकी आंख में, अर्थात वस्तु को हटा लेने पर भी 1/10 सेकंड पर वह दिखाई देते रहेगा। इस गुण को ही दृष्टि निर्बंध कहते हैं। वर्णांधता अभी तुरंत हमने बता दिया आपको, ठीक है, उसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, उसको खास करके लाल, हरा और नीला में अंतर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। दृष्टि दोष क्या होता है, कई तरह के होते हैं। आंख से कई लोग को दूर का दृष्टि दिखाई देगा, नजदीक का नहीं दिखाई देगा। तो नजदीक का नहीं दिखाई देगा तो उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, ठीक है। जब व्यक्ति को दूर का दिखाई दे, नजदीक का नहीं दिखाई दे, तो उसको दूर दृष्टि दोष, मतलब आपको नाम का उल्टा ही रहेगा। अगर बोल दिया निकट दृष्टि दोष, मतलब आपको निकट का दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा। अगर दीर्घ दृष्टि दोष बोल रहा है, ठीक है, तो उसको दूर का दिखाई देगा, निकट का नहीं दिखाई देगा। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, ठीक है, और दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इंग्लिश में मायोपिया भी कहा जाता है। किसको? तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं, ठीक है। इसको निकट दृष्टि दोष को, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी साफ साफ, किंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपका कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना, इस दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बस ये याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दीर्घ दृष्टि दोष के लिए, हाइपरमेट्रोपिया के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बस इससे ज्यादा यहां नहीं पूछा गया है। एक जरा दृष्टि दोष होता है, जब जिसको ना दूर का ठीक से दिखाई दे ना पास का। इस दोष से पीड़ित मनुष्य ना तो बहुत दूर की वस्तु को देख पाते हैं ना नजदीक का। तो उसको देखिएगा दोनों लेंस लगा रहेगा। बुढ़ा सब जो होते हैं, वृद्ध लोग, ठीक है, उनको दोनों लेंस होगा। देखिएगा चश्मा का आधा पार्ट में दूसरा लेंस, आधा पार्ट में दूसरा, तो दो फोकल लेंस होता है उसमें, ठीक है। तो दोनों तरह का होगा। तो उनका जो नजदीक का देखेंगे तो नीचे झुकेंगे तो नीचे में रहता है, आधा में वो अलग रहेगा और ऊपर में अलग रहता है, ठीक है। तो जरा दृष्टि दोष कहलाता है। और इसका मुख्य कारण नेत्र लेंस का समंजन क्षमता कम हो जाना होता है। इस दोष को दूर करने के लिए बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष भी समझ गए। अब है आपको अबिंदुकता, ठीक है। इस दोष से पीड़ित मनुष्य एक ही दूर पर स्थित परस्पर लंबवत रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाता है, अर्थात यदि क्षैतिज रेखाएं स्पष्ट दिखाई देता है तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं अस्पष्ट हो जाती है। जैसे कोई रेखा आपका ऐसे है, ऐसे है, तो अगर ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा, अगर ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यह स्थिति हो जाता है। इस दोष का मुख्य कारण कार्निया का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वक्रता असमान हो जाना। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार जो है लेंस का प्रयोग किया जाता है। बहुत मोटा लेंस होगा उसमें, ठीक है। तो ये था आपका अबिंदुकता। अब आप लोग क्वेश्चन बनाना है तो बना सकते हैं। फोटोग्राफी कैमरा पर जो फिल्म बनता है मानव नेत्र में, वो कहां पे बनता है बताइए, कहां पे बनेगा? एक नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए।
बिल्कुल रेटिना पे बनेगा, बिल्कुल सही। 2 नंबर का बताइए, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तल या अवतल बताइए, 2 नंबर का बताइए। कैमरा में किस प्रकार का रहेगा? 2 नंबर का बताइए, 2 नंबर का। उत्तल। कैसा रहता है? उत्तल। आंख की रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनती है कैसी बनती है? तो ये कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। फोटोग्राफी के लिए जो उपयोग किया जाता है, जो यौगिक है, उसको हम बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। समान आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद समान आंख के लिए सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। मायोपिया, मायोपिया आपको अभी तुरंत हमने बताया, अवतल लेंस। वहीं जो है दूरदृष्टि दोष के लिए क्या होना चाहिए? उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष सही की जा सकती है तो कौन लेंस लगाइएगा? अवतल। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो ये सब आप लोग बना लीजिएगा, हमने आपको पीडीएफ दे दिया है। लाइट चैप्टर आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक दो चीज आपका रह गया, ठीक है। जैसे आपका ये इंद्रधनुष हो गया, वर्ण विक्षेपण हो गया, एक रह गया है प्रिज्म वाला, ठीक है। इंद्रधनुष या आपका जो है कलर वाला जो है प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, नेक्स्ट क्लास में आपको कर देंगे क्योंकि आपका टाइम ओवर हो गया, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं। हाँ, पीडीएफ में भेज दिए, ये सब क्वेश्चन है, बना लीजिएगा, बना लीजिएगा। कल आपको पढ़ाने से पहले ये सारा ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।